हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 15। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है 13 साल पहले, जहाँ पर कारा का पॉड इधर उधर स्पेस में भटक रहा था, जब तक कि उसके आसपास कोई एक अजीब सी चीज आकर उसे एक शिप की तरफ इशारा नहीं करती। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि जैसा कि कारा ने पिछले एपिसोड में डीईओ को छोड़ दिया था, तो इसी वजह से एलेक्स इसके पास कुछ डोनट लेकर आती है ताकि ये कारा को वापस से डीईओ में जाने के लिए मना सके। लेकिन कारा इसे मना करती हुई यहाँ से अपने ऑफिस चली जाती है। अब कैटको कंपनी में हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही कारा यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर शियोबान इसे वापस से चिढ़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कारा अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आगे कैट शियोबान, कारा और जेम्स को अपने पास बुलाती है, जहाँ ये इनसे बातें करती हुई इनकी रिपोर्ट्स मांगती है। तब शियोबान कैट को एक रिपोर्ट देती है जो कि कैट को पसंद नहीं आती और वो उस रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय करने को बोल देती है। शियोबान अभी इसे डिस्ट्रॉय ना करते हुए अपने पास ही रख लेती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स और हैंक आपस में लड़ते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही एलेक्स इसके ऊपर गुस्सा होते हुए बोल रही थी कि शायद इसे सुपर गर्ल को सब सच बता देना चाहिए, और अब ये गुस्से में अपनी रियल फॉर्म में आकर एलेक्स को ऐसा करने से मना करने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि कारा जाकर जब जेम्स से बातें करती है तो ये जेम्स से बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी लूसी को नहीं बताने देना चाहती, क्योंकि अगर उसे पता चल जाएगा तो शायद वो मुझे ही जेल में डाल दे। अब इस बात को सुनकर जेम्स थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन लूसी के मन में जेम्स के लिए फीलिंग कम होती जा रही थी। अभी अचानक से कैटको के सभी कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, जो कि एक बंदे ने करे थे। अब उस हैक हुए सिस्टम में से आवाज आती है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, साथ ही कुछ ही दिन में सभी बैंक खाली हो जाएंगे। अब उसके इतना बोलते ही पूरी सिटी की सारी रेड लाइट ग्रीन हो जाती हैं। विन नोटिस करता है कि एक जगह पर एक्सीडेंट होने वाला है। अब जैसे ही इस बारे में कारा को पता चलता है तो वो तुरंत सुपरगर्ल बनकर उधर की तरफ पहुंचती है, और वो एक्सीडेंट होने से पहले ही उस गाड़ी को उड़ाकर हवा में ले जाती है, जिस वजह से वो एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तब विन कोशिश करता है कि वो उस हैकर को हैक कर सके, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर में से वो हैकर तुरंत ही बाहर आ जाता है। अब सच में इन लोगों के पास भी अजीबोगरीब ही पावर होती हैं। मान लिया कि सुपर विलन है, पर इतनी खतरनाक पावर कि कंप्यूटर में ट्रैवल कर सके। मतलब इससे ये किसी की जान तो नहीं ले सकती, मतलब तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि ये खुद कंप्यूटर में घुस के उसका कंप्यूटर ही ब्लास्ट ना कर दे। अब इस सुपर विलन को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीसी वाले ने उस आदमी की पगार काटी होगी, जिस वजह से ही उसने ऐसा सुपर विलन बना के दिया है जो कि बस कंप्यूटर में ट्रैवल कर सकता है। खैर छोड़ो यार, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनिंग करने के लिए बैठा हुआ हूँ, रोस्टिंग करने के लिए नहीं। तो अब जैसा भी कैरेक्टर है काम चला लेते हैं, आगे की कहानी पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब जैसे ही ये सुपर विलन कंप्यूटर से बाहर आती है तो ये कारा से बातें करने लगती है और इससे बोलती है कि मुझे लगता है कि 13 साल पहले मैंने तुम्हें बचा के बहुत गलत काम करा था। अब जाकर हमें पता चलता है कि फर्स्ट सीन में जो हमने देखा था कि कैसे कारा एकदम से उठ गई थी, वो इस सुपर विलन की वजह से हुआ था। अब ये सारे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर हैंचो और एलेक्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें की वाईफाई सिग्नल की मदद से पता चला था कि एक एलियन यहाँ पर आ गया है। अब उसे देखते ही वो सुपर विलन यहाँ से भाग जाती है। अब एलेक्स और हैंचो दोनों ही इसके पास आकर इसे बोलते हैं कि शायद तुम्हें वापस से डीईओ ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर क्योंकि कारा हैंचो के साथ काम नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से ये मना करती हुई यहाँ से चली जाती है। वहीं हम लोग उस सुपर विलन को देख पाते हैं जो कि जाकर नॉन से बातें करने लगती है, और अब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि नॉन ने ही इस सुपर विलन को सुपरगर्ल का खात्मा करने के लिए भेजा हुआ था। इनकी बातों के दौरान हम लोग जान पाते हैं कि ये सुपर विलन तो कुछ ज्यादा ही ठरकी है और ये नॉन के ऊपर ही लाइन मारने की कोशिश करने लगती है। पर नॉन तो ठहरा दिलजला आशिक, जो कि अभी भी आश्रा के गम में तड़प रहा है और वो चाहता है कि आश्रा का सपना मैरिड प्लान पूरा हो। तो इसी वजह से ये गुस्से में आकर सुपर विलन का गला पकड़ लेता है और इससे बोलता है कि आगे मुझसे ऐसी फालतू की बातें मत करना और चुपचाप उसी काम पे ध्यान दो जो कि मैंने तुम्हें बोला है। इस पर वो हाँ बोलती है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि विन जाकर शियोबान की मदद करने लगता है, और इन दोनों की बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि विन का अब न्यू क्रश शियोबान बन गई है। इतने में ही यहाँ पर एलेक्स आ जाती है, जिसे देखकर कारा इससे बातें करने जाती है। तब एलेक्स इसे बताती है कि हमें विन की जरूरत है, कि कोई अगर उस सुपर विलन को रोक सकता है तो वो बस विन ही है। अब क्योंकि कारा की वैसे भी एलेक्स से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो इसी वजह से ये विन को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार कर लेती है। अब जेम्स कारा से बोलता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ। जेम्स इसे गाइड करता हुआ एक जगह पर लेकर जाता है जो कि काफी ठंडे पहाड़ों पर थी, और ये जगह सुपरमैन की एक बहुत ज्यादा ही सीक्रेट जगह थी, जहाँ पर क्रिप्टोनियंस के बने बहुत सारे सामान रखे हुए थे। अब जैसे ही ये लोग इसके अंदर जाते हैं तो ये लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर एक रोबोट है। अब जैसे ही वो रोबोट बातें करना चालू करता है तो वो बताता है कि मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि एक क्रिप्टोनियन के अंदर होती हैं, और मुझे क्रिप्टोनियंस के बारे में ज्यादातर सब कुछ पता है। कारा इससे बोलती है कि क्या तुम ऐसे किसी
नीले प्राणी को जानते हो जो कि कंप्यूटर के साथ काम करता हो? जवाब में कंप्यूटर बताता है कि तुम जिस तरह का हुलिया बता रही हो वैसा कॉलियन का होता है, और वैसा ही एक प्रिजनर क्रिप्टॉन की जेल पर भी बंद था जिसका नाम इंडिगो था। और तब कंप्यूटर इन्हें बताता है कि तुम्हें कुछ न कुछ कर ऐसा वायरस बनाना होगा जिससे कि तुम उसको खत्म कर सको, और उसे हराने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अब इस बात को सुनकर कारा कुछ सोचने लगती है। अब इसके आगे जब कारा और जेम्स वापस से अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जेम्स का वापस से लूसी के साथ झगड़ा होने लगता है, क्योंकि अब लूसी को यकीन होने लग गया था कि जेम्स इसे धोखा दे रहा है। जेम्स इसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर क्योंकि लूसी अब नहीं मानने वाली थी, इसी वजह से ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तब कारा जब ये सब देखती है तो ये जाकर लूसी से बातें करती हुई बोलती है कि जेम्स इसे काफी ज्यादा प्यार करता है, और उसने मुझे ऐसा तब बताया था जबकि वो अपने डैड के कैमरा के बारे में बात कर रहा था। इस बात को सुनकर लूसी काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि लूसी को अब तक जेम्स के डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ना ही ये कि जेम्स के डैड ने ही उसे उसका पहला कैमरा दिया था। अब इस बात को सुनकर लूसी और ज्यादा जेलस होने लगती है, पर क्योंकि ये तीनों इस केस में साथ थे तो इसी वजह से लूसी को इनकी मदद करने के लिए एक आदमी का नाम बताना पड़ता है जिसका नाम जोनाथन था, और शायद इंडिगो अभी उसी के फुटप्रिंट्स पर चल रही थी, क्योंकि वो चाहता था कि कोई ऐसा है जो कि बैंक को खाली कर दे। साथ ही उसका सबसे बड़ा सपना ये था कि वो एक मिसाइल को लॉन्च करना चाहता था, तो हो सकता है कि इंडिगो भी आगे ऐसा कुछ करे। अब इस बात को जानने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि विन डीईओ के ऑफिस में उस काम पर लगा होता है जो कि उसे दिया गया होता है। दूसरी तरफ इंडिगो आर्मी बेस में पहुंच जाती है, और यहाँ पर ये 2 सोल्जर को मारने के बाद मिसाइल की तरफ बढ़ने लगती है, पर क्योंकि सुपरगर्ल को इसका प्लान पहले ही पता चल गया था, इसी वजह से ये भी यहाँ पर पहुंच जाती है। पर क्योंकि इंडिगो कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइटर थी, इसी वजह से ये सुपरगर्ल से लड़ने लगती है, और ये लड़ते हुए ही मिसाइल को एक्टिवेट भी कर देती है, जो कि कुछ ही सेकंड में लॉन्च हो जाती है। अब मिसाइल को एकदम से लॉन्च होता देख सुपरगर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, और ये इसके मुंह पर एक मुक्का मारकर यहाँ से उड़ती हुई मिसाइल को पकड़ने के लिए चली जाती है, क्योंकि उस मिसाइल को बिना पासकोड के बंद नहीं करा जा सकता था। तो इसी वजह से सुपरगर्ल को ना चाहते हुए भी हैंशो से संपर्क करना पड़ता है। हैंशो भी कारा की मदद करते हुए इसे तुरंत ही पासकोड बताता है, और कारा बहुत ज्यादा ही मुश्किलों का सामना करने के बाद उस मिसाइल को किसी तरह सिटी के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस बात को देखते हुए सब काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। अब सुपरगर्ल तुरंत उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर इसने इंडिगो को छोड़ा था। तब इंडिगो वापस से एक और मिसाइल चालू करने के बारे में सोच रही थी, और कारा इसे ऐसा करने से रोकने लगती है और इससे लड़ाई करने लगती है। तब कारा को ब्लैकमेल करने के लिए इंडिगो कारा का फोन उठाती है, और इसको एक सस्ते पास थ्रू लूप की तरह यूज करती हुई दूसरी तरफ से अपना हाथ निकालकर विन का गला पकड़ लेती है। सही है, ये डीसी यूनिवर्स है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर डोरेमोन नहीं है, नहीं तो वो इस चीज को देखते हुए सच में सुसाइड कर लेते। तो आगे की कहानी देखते हैं। तब विन भी इसका खात्मा करने के लिए इसके अंदर वो वायरस इंजेक्ट कर देता है जो कि ये डीईओ के साथ मिलकर बना रहा था, जिससे कि कुछ ही देर में इंडिगो का खात्मा हो जाता है। और अब क्योंकि सब सही हो गया था तो इसी वजह से विन तुरंत ही शियोबान के पास पहुंचता है और अब इसे ये प्रपोज कर देता है। तब शियोबान भी इसे किस करती हुई लिफ्ट के अंदर ले जाती है। अब इसे एकदम से हुए प्यार को देखकर लग रहा है कि विन का जरूर कटने वाला है, पर कोई बात नहीं, आगे की कहानी में इसके बारे में भी हमें सब पता चलेगा। वह आगे कारा जाकर जेम्स से बोलती है कि तुम लूसी को मेरे बारे में सब कुछ सच बता सकते हो ताकि तुम्हारा रिलेशन सही हो जाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का रिलेशन बर्बाद हो। अब इस बात को सुनकर जेम्स काफी ज्यादा खुश होता है और लूसी को इस बारे में बताने जाता है, पर क्योंकि लूसी जान गई थी कि जेम्स भी कारा को पसंद करता है पर वो इस बारे में नहीं बता रहा, तो इसी वजह से ये जेम्स को बोलती है कि तुम कारा को जाकर प्रपोज कर सकते हो और शायद मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तब जेम्स इसे सब सच बताने की कोशिश करने लगता है, पर लूसी इसे बोलने का मौका ही नहीं देती। इस वजह से जेम्स कोई भी सफाई नहीं दे पाता और लूसी यहाँ से चली जाती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स और हैंशो वापस से लड़ाई करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सुपरगर्ल आ जाती है, पर क्योंकि वो अभी भी हैंशो से बातें नहीं कर रही होती तो इसी वजह से एलेक्स इसे सब सच बता देती है कि आस्ट्रा को उसने नहीं बल्कि इसने मारा था। अब इस बात को सुनकर सुपरगर्ल को दुख तो होता है, पर ये जानती थी कि एलेक्स ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि ये कारा को नहीं खोना चाहती थी, तो इसी वजह से ये एलेक्स को जाकर गले लगा लेती है और साथ ही ये हैंशो का भी हाथ पकड़ लेती है। वहीं इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि नॉन जब अपने शिप में होता है तो इसके सामने इंडिगो की पूरी बॉडी पड़ी होती है। तो एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इतने दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा गला खराब था, जिस वजह से मैं बोल नहीं सकता था, और क्योंकि इस जगह पर बिना बोले काम नहीं चल सकता तो इसी वजह से वीडियो भी नहीं आ रही थी। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर ही वीडियोस डाल पाऊँ। अब अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँ।